हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी में लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार नहीं चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार हमारी ज़िंदगी एक रुक सी गई है। और हाँ, ज़िंदगी रुक जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और स्पेशली जब आपका सपना बहुत बड़ा हो और वो सपना आईएएस जैसा हो, तो नेचुरल है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, यार रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकने से ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। और इसी क्रम में हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज मैं एक और बेसिक टर्म उठाने जा रहा हूँ, NDTL। नॉर्मली ये बैंकिंग का टर्म है और कई बार एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है। हमें ये नहीं पता चलता कि NDTL का मतलब क्या है। एक्चुअली पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कि NDTL का जो फुल फॉर्म होता है ये हम नहीं जान पाते हैं, इसी के पीछे इसी की वजह से हमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। चलो आज हम सीखते हैं NDTL क्या है। NDTL का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हम लोग इसको एक एक शब्द को तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं देयता। देयता क्या होती है। सपोज मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक लड़के को 100 रुपया दिया। अज्यूम करिए कि आपका नाम ए है और आपने बी को 100 रुपया दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम लायबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये 100 रुपया इसने कर्ज लिया है, यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे कि इसने आपसे 100 रुपये लोन लिया है। लोन लिया है तो इसको चुकाना पड़ेगा, यानी कि बी के ऊपर जो है ये बोझ बना हुआ है, बोझ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ये बी के ऊपर बर्डन है। अगर ये बी के ऊपर बर्डन है तो सिंपल सी बात है कि इसे इस बोझ को उतारना पड़ेगा। और ये उतारेगा कैसे, उसको रिटर्न करके। जो चीज़ इसके लिए बर्डन बनी हुई है, जो चीज़ बी के लिए बर्डन बनी हुई है, क्या रियलिटी में वो ए के लिए भी बर्डन है? नहीं। ए तो बड़ा खुश है कि मैंने किसी को पैसे दे रखे थे और वो पैसे अब वापस आने वाले हैं। तो ए के लिए ये खुशी की बात है, ए के लिए ये खुशी की बात है। इसका मतलब इसके लिए क्या बन गया, ये असेट बन गया। क्यों? असेट वो चीज़ होती है जो हमारे पास आती है। जैसे आपने किसी को लोन दिया है तो वो वापस आएगा। आपकी गाड़ी असेट है, आपके जो घर है वो असेट है, आपके पास सोना है, चांदी है, डायमंड है, वो असेट है। कैसे असेट है? क्योंकि उनको बेचकर आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। इस कर्जे के पैसे को वापस पाकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और आप इस पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जो चीज़ आपके लिए असेट बनी हुई है वही चीज़ बी के लिए क्या बनी हुई है, लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। यानी कि किसी को दिया गया कर्ज, किसी को दिया गया कर्ज, कर्जा देने वाले के लिए असेट होता है और कर्जा लेने वाले के लिए लायबिलिटी होता है। बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे वापस करे, और वो जब आपके पास वापस आता है तो वो आपके लिए एक खुशियाँ लेकर आता है। राइट, आई होप सो दैट कि आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द टर्म लायबिलिटी। अब दूसरा वर्ड है, एक वर्ड है नेट और एक है टाइम। पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी क्या है। इन चीज़ों को जानने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम को। राइट, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, एक बैंक का नाम लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नॉर्मली ये बैंक सभी लोग जानते होंगे, और इस बैंक की एक खास बात है, ये बड़ा ही पॉपुलर बैंक है इंडिया का। लगभग कई लोगों के अकाउंट इसमें होंगे, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, तब भी सबसे ज़्यादा लोगों के अकाउंट आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पाया गया हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कैसे कैसे लोग जाते हैं और क्या क्या कितने कितने प्रकार के अकाउंट खुलवाए जाते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, एक नाम ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। ठीक है, ए जो है एक वर्कर है, बी एक बिजनेसमैन है, ए एक वर्कर है, बी एक बिजनेसमैन है, सी एक मिडिल क्लास
लोअर मिडिल क्लास का एक छोटा सा लेबर है, और डी जो है वो मिडिल क्लास का, सी जो है वो मिडिल क्लास का एक, मान लेते हैं कि एक छोटा बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास स्मॉल बिजनेसमैन। बी जो है वो छोटा सा स्मॉल बिजनेसमैन है, राइट। अब आप सोचिए कि मैंने यहाँ 4 लोगों के एग्जाम्पल लिए। एक आदमी है ए जो है वर्कर है, बी जो है बिजनेसमैन है। ये जो वर्कर है वो एक एमएनसी में वर्कर है। एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक वर्कर है, ठीक है। अब ए जो है वो बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि भाई साहब मेरी सैलरी आती है, मैं एक काम करता हूँ, उस सैलरी में से कुछ पैसे बचाना चाहता हूँ, तो बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है। तो बैंक वाला कहता है कि सर एक काम करो, आप है ना एक सेविंग अकाउंट खोल लो। कौन सा अकाउंट खोल लो? बचत खाता। तो ये आदमी ए जो है उसके पास सेविंग अकाउंट खोलता, मैं यहाँ लिखता हूँ ए खोलता है सेविंग अकाउंट, राइट। अब जो है बी की बारी आती है। बी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आता है और कहता है कि भैया एक बात बताइए, आपने ए के लिए तो सेविंग अकाउंट खोला है, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जो मेरा बिजनेस है उसमें मैं किसी किसी को चेक देता हूँ, तो वो चेक उस दिन वापस कराने जाता है। या ऐसा भी होता है कि मुझे एक ही दिन में 3-3 4-4 बार आपके बैंक से पैसे निकालने के लिए आना पड़े। तो कोई ऐसा अकाउंट है जहां मेरे जो मेरी ज़रूरत है उस हर ज़रूरत को पूरा किया जा सकता हो? तो बी कहता, स्टेट बैंक कहता है हाँ सर, आपके लिए भी हमारे पास अकाउंट है। और आपके लिए जो अकाउंट है बी वाले के पास, वो बन जाता है करंट अकाउंट। बी के लिए करंट अकाउंट बन जाता है। अब जो सी है वो कौन है? लोअर मिडिल क्लास का एक लेबर है। सी लोअर मिडिल क्लास का एक लेबर है। इसके पास एक बेटी है, एक बेटा है। वो चाहता है कि बेटी और बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करे, लेकिन उसके लिए उसे पैसे जमा करना है और वो चाहता है कि अपने बेटे और बेटी के नाम पे कुछ पैसे फिक्स कर दे, लेकिन इतनी बड़ी रकम वो जमा नहीं कर पाता कि वो फिक्स डिपॉजिट ओपन कर पाए। तो वो बैंक के पास जाता है और कहता है कि बैंक एक काम करोगे, मेरी मदद करोगे? तो बैंक बोलता है बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो बैंक कहता है, बैंक को जो सी है वो कहता है कि मैं अपने बच्चों के नाम पे ना कुछ पैसे जमा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि एक साथ आपको पैसे दे दूँ और मैं कहूँ कि 20 साल बाद आप मुझे इसका डबल करके दे देना या 10 साल बाद इसका डबल करके दे देना। एक काम करिए, आप मेरे पैसे को डबल करके दे दीजिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर कि आप क्या करिए कि जो सपोज़ मैं आपको 10,000 दूंगा तो आप 10 साल बाद मुझे 20,000 वापस दे देना, लेकिन ये 10,000 मैं टुकड़ों में दूंगा, हर महीने 1,000 10 महीने तक दूंगा। यानी कि यहाँ पर ये आदमी कहता है, सी कहता है बैंक को कि मैं आपके पास इंस्टॉलमेंट पे एक फिक्स डिपॉजिट जमा करूंगा। जब फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है एक लंबे समय के बाद पैसा वापस मिलता है। जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग अकाउंट। उसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग अकाउंट। अब रिकरिंग अकाउंट पता चल गया ना आपको। रिकरिंग अकाउंट एक्चुअली कुछ नहीं है, ये भी एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट करने के लिए पैसे एक साथ जमा ना करके थोड़े पैसे जमा करते हैं। जिसे कहना, कहावत सुनी होगी ना आपने, बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। आप बस शुरू कर दीजिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। आप एक बार हाथ तो बढ़ाओ, बैंक आपको तुरंत आगे ले जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं डी की, तो डी भी बैंक के पास जाता है। जब डी बैंक के पास जाता है तो कहता है भैया मेरे पास बहुत पैसा है, एक काम करो आप मेरे से कुछ पैसे ले लो और उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। ठीक है, याद रखना है आपको
कि ये भी फिक्स डिपॉजिट है और ये भी फिक्स डिपॉजिट है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे वन टाइम पेमेंट किया गया है। और यहाँ पर कैसे किया, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट किया गया है। अब चलिए, आपको इतना तो पता चल गया कि एक बैंक के पास कितने खाते होते हैं। एक बैंक के पास होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की खास बात होती है कि ये खाता जिसके पास भी होता है, वो खाता धारक, वो अकाउंट होल्डर बैंक से कभी भी पैसा निकाल सकता है, यानी कि अपने डिमांड के अनुसार पैसा निकाल सकता है। इसीलिए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसे, डिमांड डिपॉजिट। लेकिन जो डी है और सी है, ये लोग जो है इन्हें कहते हैं हम टाइम डिपॉजिट। इन्हें हम टाइम डिपॉजिट क्यों कहते हैं, ये बड़ी आसान सी बात है। देखिए, कुछ टाइम के बाद ही ये पैसा आपको मिलेगा, राइट। कुछ टाइम के बाद, पहले इससे आपको ये पैसा मिलने वाला नहीं है। जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्या अपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं तो आप वहाँ से भी पैसा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए, कि मान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर की बात है, तो कितने कितने पैसे जमा हुए हैं। तो चलो एग्जाम्पल में, जो एसबीआई है इसके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट में मान लीजिए एक आदमी ने 100 रुपया जमा किया, करंट अकाउंट में भी 100 रुपया जमा किया, ये लोग कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, राइट। और रिकरिंग डिपॉजिट में 1000 रुपया जमा किया, फिक्स डिपॉजिट में 1000 जमा किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बैंक के पास टोटल पैसा कितना है, तो आप कहेंगे कि 2200 रुपया, यानी कि 2200 रुपये, ठीक है। तो ये 2200 रुपये टोटली बैंक के पास डिपॉजिट किए गए हैं या नहीं। और ये डिपॉजिट किसने किए हैं, पब्लिक ने। अगर पब्लिक ने पैसे जमा किए हैं तो पब्लिक पैसा वापस भी लेगी, यानी कि ये जो डिपॉजिट है ये बैंक के लिए बन जाएगी लायबिलिटी, और यही डिपॉजिट कस्टमर के लिए बन जाएगी असेट। ये डिपॉजिट कस्टमर के लिए क्या बन जाएगी, असेट। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो चीज़ किसी के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है वही चीज़ दूसरे के लिए असेट का काम करती है। अब हम आते हैं शब्द पे। तो देखो बच्चों, ये दोनों आपको अभी बताया गया है कि ये डिमांड डिपॉजिट है और ये दोनों है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ये जो 2200 रुपया है ये है नेट, नेट यानी कि सबको जोड़ देते हैं। तो बैंक के ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी है, ये 2200 रुपये। इसी चीज़ को हम एनडीटीएल कहते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि एक बैंक है, उस बैंक का टोटल एनडीटीएल का मतलब क्या होता है, तो एनडीटीएल का मतलब होता है कि बैंक के पास जितना टोटल पैसा है वो सारा पैसा अलग अलग सोर्सेस से आया होता है, और उसी सारे पैसे को हम लोग कहते हैं एनडीटीएल, राइट। आई होप सो दैट कि ये थोड़ा सा आसानी से आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें कि सर इसमें और क्या क्या हो सकता है, और क्या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि सर इसको और भी अच्छा किया जा सकता है, सर इसमें ये ऐड किया जा सकता है, क्या इसमें एक्स ऐड किया जा सकता है, क्या इसमें वाई ऐड किया जा सकता है, ऐसे जो भी डाउट हो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं समय मिलते ही उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। आई होप सो दैट कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।